सोने और चांदी के दो रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। झुनझुनपुर गांव में शिवांशी और स्वाति नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शिवांशी बचपन से ही विनम्र और दयालु स्वभाव की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति अमीर और मतलबी इंसान थी। वह कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी। एक दिन दोनों स्कूल जा रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत उन दोनों के पास आई और बोली, बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। पागल बुढ़िया, दूर हट, तुम्हें दिखाई नहीं देता हम स्कूल जा रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, निकल यहाँ से। लेकिन वही शिवांशी उनसे कहती है, दादी आपको भूख लगी है ना, ये लीजिए मेरा टिप्पन आप खा लीजिए, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। हमेशा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। शिवांशी तू पागल है क्या? जब देखो दूसरों की मदद करने में लग जाती है। क्या जरूरत थी उस भिखारी को अपना खाना देने की? अब तू क्या खाएगी? स्वाति मैं घर से खाना खाकर आई हूँ और एक टाइम मैं खाना नहीं खाऊंगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो घर जाकर खा ही लूंगी। लेकिन तूने उस बेचारी दादी को नहीं देखा? ऐसा लग रहा था मानो कि कई दिनों से खाना नहीं खाई हो। उस खाने की जरूरत उन्हें ज्यादा थी। ओफो, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे, तू कुछ भी कर, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इन गरीब भिखारियों की मदद कभी नहीं कर सकती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन स्वाति और शिवांशी खेल रही थी, तभी वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये क्या, हम तो जंगल की तरफ पहुंच गए, चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। शिवांशी मैंने इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं इस जंगल में सोने और चांदी के दो जादुई रास्ते हैं। क्या? अरे पागल, ये सब किताबों की बातें हैं, कोई जादू वादू नहीं होता। घर चलो अब। शिवांशी प्लीज एक बार मेरे लिए चलना एक बार देख कर आते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है चलो। दोनों कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें सोने और चांदी के दो रास्ते दिखाई देते हैं। सोने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और लुभावन था। उस रास्ते पर हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वहीं चांदी का रास्ता नॉर्मल रास्तों की तरह ही था। देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ जादुई दो रास्ते हैं। देखो ये सोने का रास्ता कितना अद्भुत है। ऐसा लग रहा है मानो यह रास्ता किसी खजाने की तरफ जा रहा हो। शिवांशी हमें जल्दी से सोने वाले रास्ते पर चलना चाहिए। नहीं स्वाति, मुझे यह रास्ता जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। यकीनन आगे कोई बड़ा खतरा होगा। हमें चांदी वाले रास्ते पर ही चलना चाहिए। तू भी ना स्वाति, कभी नहीं सुधरेगी। तुझे नहीं जाना है तो मत जा, मैं तो जा रही हूँ सोने वाले रास्ते पे। मुझसे तो अब और देर रुका नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ, बाय। स्वाति मेरी बात तो सुनो। लेकिन स्वाति शिवांशी की कोई बात नहीं सुनती है और सोने वाले रास्ते पर आगे की तरफ चली जाती है। शिवांशी चांदी के रास्ते से आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद शिवांशी देखती है कि एक बूढ़ी औरत बोझा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह बोझा भारी होने की वजह से उसे उठा नहीं पा रही है। शिवांशी उनके पास जाती है। अम्मा यह बोझा तो बहुत भारी है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटा, ये सामने ही मेरा घर है, मुझे वहीं जाना है। शिवांशी उस बोझा को उठाकर बूढ़ी औरत के घर में रख देती है और उस अम्मा की खूब सारी मदद करती है। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो बेटा। जिंदगी में दूसरों की मदद जो करता है, ईश्वर हमेशा उनकी मदद करते हैं। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। और फिर वह बूढ़ी औरत शिवांशी को खूब सारी ज्ञान की बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति सोने के रास्ते पे चलती हुई एक भयानक चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। उस चुड़ैल की एक आंखें नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ धन के लालच में आई हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतने सारे सोने और पैसे दूंगी जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। इस जमीन के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा है। तुम इसकी खुदाई करके जितना चाहो उतना सोना ले जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। स्वाति यह सब सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, वह चुड़ैल की बात पूरी सुने बिना ही हाँ कर देती है।
हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। इतना बोलकर स्वाति जमीन की खुदाई करने लगती है, लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद भी उसे वहाँ कोई खजाना नहीं मिलता है। आखिरकार वह थककर चूर हो जाती है। खुदाई करते करते तो मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मुझे अभी तक कोई खजाना नहीं मिला। यह सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। चलो अब अपने वादे के मुताबिक मुझे अपनी एक आंखें दे दो। आंखें? नहीं नहीं, मैं आपको अपनी आंखें नहीं दे सकती। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तुझे पता नहीं क्या, मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ और यह जादुई सोने का रास्ता मेरा बिछाया हुआ माया जाल है, जिसमें आज तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। इससे निकलने का अब बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, तुम्हें मुझे अपनी आंखें देनी होगी। यह सब मेरी लालच की वजह से हुआ है, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। चुड़ैल जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज चुड़ैल जी। मैं धोखेबाज चुड़ैल के साथ साथ बेरहम भी हूँ। सीधी तरह अपनी आंखें मुझे दे दो, अगर ज्यादा नखरे दिखाई तो यहाँ से जिंदा बच नहीं पाएगी। और इस तरह चुड़ैल स्वाति की एक आंखें निकालकर अपनी आंखों में लगा लेती है। अब तुझे लालच का अच्छे से सबक मिल चुका है, अब तुम यहाँ से चली जा, निकल जा यहाँ से। थोड़ी ही देर के बाद दोनों सहेलियां वापस उसी जगह पर आकर मिलती है जहां से दोनों ने चलना शुरू किया था। शिवांशी पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे पे आज एक अलग ही प्रकार का तेज था। वहीं दूसरी तरफ स्वाति अपनी एक आंखें गवाकर पूरी तरह से बदसूरत हो चुकी थी। स्वाति और शिवांशी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अरे स्वाति, तुम्हें यह क्या हुआ? तुम्हारी एक आंखें कहाँ है? यह सुनकर स्वाति जोर जोर से रोने लगती है। शिवांशी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं लालच में आकर सोने के रास्ते पर गई थी, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। मुझे तो एक धोखेबाज चुड़ैल मिली जिसने धोखे से मेरी यह हालत कर दी। मैंने मेरी गलती की वजह से अपनी एक आंखें हमेशा के लिए गंवा दी। मेरी लालच का फल मुझे मिल गया। मुझे तो चांदी के रास्ते पर चलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने चांदी का रास्ता चुनकर बहुत ही सही किया। उस पर चलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन के अमूल्य ज्ञान मुझे मिला। आज मैं ज्ञान को पाकर बहुत ही खुश हूँ। यह सुनकर स्वाति को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वह चुपचाप अपने घर चली जाती है। शिवांशी अपने ज्ञान और बुद्धि की वजह से जीवन में खूब तरक्की करती है और वह लोगों की खूब मदद करती रहती है। उसने सभी को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई और अच्छाई का रास्ता दिखाती है। इधर स्वाति अपनी गलती की वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। वह किसी से भी बात नहीं करती है। फिर एक दिन शिवांशी उनसे मिलने आती है। स्वाति, यह क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? स्वाति, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं होता। शिवांशी, उससे क्या मेरी आंखें तो मुझे वापस नहीं मिलेगी ना? स्वाति, मेरी बहन, इंसान की अच्छाई उसकी पहचान होती है, ना कि शकल सूरत। तुम मेरे साथ चलो और लोगों की सेवा करो, मेरे साथ काम करो और फिर देखो दूसरों की मदद करके कितना सुकून और खुशी मिलता है। और सबसे बड़ी सुंदरता वही है जब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारा आदर करेंगे। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। गरीब लड़की का जादुई चॉकलेट गाउन। ये कहानी है हरिहर की, जो होशियारपुर गांव में अपनी पत्नी कमला और अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ रहा करता था। हरिहर गांव में ही मुखिया के खेतों में मजदूरी किया करता था और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता था।
और हरियर की एक इकलौती बेटी मीनाक्षी थी जिससे वो बहुत प्यार किया करता था और उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया करता था, जिस वजह से मीनाक्षी की बचपन से ही सारी जरूरतें पूरी हो जाने की वजह से आज वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है और उसे हर समय बस चॉकलेट ही चाहिए होती है। तभी वो एक दिन अपने पिता से कहती है, पिताजी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आप मेरे लिए चॉकलेट का घर बनवाना और हाँ, एक सुंदर सी चॉकलेट की ड्रेस भी बनवाना जिसे पहनकर मैं पूरे गांव में घूमूंगी। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं बनवाऊंगा। मैं तो तेरे लिए चॉकलेट की एक बहुत ही सुंदर ड्रेस बनवाऊंगा जिसे पहनकर तो चॉकलेट आइसक्रीम जैसी लगेगी। अपने पति और अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आता था और वो हमेशा कहती थी, हाँ तुम दोनों बाप बेटी मिलकर किसी दिन ये पूरी दुनिया ही चॉकलेट की कर देना। अरे तुम्हारी बेटी के इस चॉकलेट के चक्कर में किसी दिन हमारे घर पर खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। अरे तुम क्यों चिंता करती हो भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा ताकि इसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हाँ क्यों नहीं, तुम दिन रात खेतों में मेहनत करते रहना और ये दिन रात बैठकर चॉकलेट खाती रहेगी। इसी तरह समय के साथ साथ मीनाक्षी बड़ी होती गई, लेकिन उसकी चॉकलेट खाने की आदत अभी तक नहीं गई थी। और जब कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी सारी सहेलियों की शादी होने लगती है तो वो लोग अपनी शादियों में बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे पहनते हैं। तभी मीनाक्षी उनसे कहती है, अरे तुम लोग तो कितने बोरिंग लहंगे पहनकर शादी कर रही हो। अच्छा तो तुझे हमारा लहंगा बोरिंग लग रहा है तो तू कौन सा शाहजहां का बनाया हुआ लहंगा पहनेगी। अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए चॉकलेट से बना हुआ लहंगा लेकर आएंगे। क्या चॉकलेट का लहंगा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है या फिर तू अभी भी बच्ची ही है? भला ऐसा भी कोई लहंगा होता है क्या? ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस चॉकलेट का लहंगा पहनकर ही शादी करनी है, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, बस तू हम लोगों को अपनी शादी में बुलाना मत भूलियो। और इस तरह कुछ दिन बीतते ही मीनाक्षी की भी शादी तय हो जाती है और शादी तय होते ही वो अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे अपनी शादी में चॉकलेट का लहंगा ही पहनना है, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। इतना कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। उसी समय उसकी माँ कमला कहती है, अरे ये मीनाक्षी क्या कह रही है, भला चॉकलेट का भी कोई लहंगा होता है क्या? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, भला चॉकलेट का लहंगा पहनकर शादी कौन करता है। अरे कहीं तुम्हारी बेटी पागल तो नहीं हो गई है और ये सब आप ही का बिगाड़ा हुआ है। आप ही ने उसे चॉकलेट खिला खिला कर इतना सर पर चढ़ा दिया है। हाँ अब तो सब मेरी ही गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की ये इच्छा भी जरूर पूरी करूँगा। इतना कहकर हरियर वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ सर पर हाथ रखकर परेशान बैठी होती है। तभी एक चाय की दुकान पर जाकर हरियर चाय वाले से पूछता है, अरे भाई तुम्हारे पास चॉकलेट से बनी हुई कोई चीज है क्या? अरे क्यों नहीं है, हमारी दुकान पर चॉकलेट के बिस्कुट, चॉकलेट की कॉफी, चॉकलेट के बंद, तो बताइए क्या चाहिए आपको? क्या मुझे चॉकलेट का लहंगा मिल सकता है? क्या चॉकलेट का लहंगा? अरे कहीं आप सुबह सुबह मुझसे मजाक करने तो नहीं आए हैं? चलिए जाइए यहाँ से। इतना सुनकर हरियर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह अपनी बेटी की ये इच्छा भी पूरी करना चाहता था क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इसलिए हरियर चॉकलेट फैक्ट्री और भी कई चॉकलेट की दुकानों में जाकर चॉकलेट लहंगा बनाने के बारे में कहता है, लेकिन हर कोई उसका मजाक उड़ाकर उसे वहाँ से भगा दिया करता है। तभी जब शाम को हरियर दुखी होकर घर वापस लौटता है, उसी समय मीनाक्षी उससे कहती है, पिताजी क्या आपको मेरे लिए चॉकलेट का लहंगा मिल गया? नहीं बेटा, मैंने हर जगह पता कर लिया, लेकिन कोई भी चॉकलेट का लहंगा बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या इसका मतलब मुझे मेरी शादी पर चॉकलेट का लहंगा नहीं मिलेगा? तो फिर मैं शादी भी नहीं करूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और पूरे दिन खाना नहीं खाती है और अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर हरियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी अगले दिन ही हरियर दुकान से चॉकलेट पाउडर लाकर खुद ही चॉकलेट का लहंगा बनाने लगता है, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी चॉकलेट थोड़ी ही देर में पिघल जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये चॉकलेट का लहंगा तो बार बार पिघल जा रहा है। अब मैं अपनी बेटी के लिए चॉकलेट का लहंगा कैसे बना पाऊंगा? कहीं इन सब के चक्कर में उसकी शादी ना रुक जाए। और ऐसे ही कुछ दिन लगातार कोशिश करने के बाद भी हरियर चॉकलेट का लहंगा नहीं बना पाता है और ऐसे ही शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। और शादी के एक दिन पहले ही हरियर दुखी होकर एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है,
हे भगवान, मैं अपनी बेटी के लिए चॉकलेट का लहंगा कहाँ से लाऊं? और अगर उसे चॉकलेट का लहंगा नहीं मिलेगा तो वो शादी नहीं करेगी और मैं इस तरह अपनी बेटी की शादी टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। इतना कहते हुए हरियर की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी जैसे ही हरियर के आंसू उस नदी के अंदर गिरते हैं, वैसे ही वो पूरी नदी चॉकलेट की बन जाती है। और ये देखकर हरियर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे ये क्या, ये नदी अचानक से चॉकलेट की नदी कैसे बन गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? वैसे भी दिन रात मेरे दिमाग में चॉकलेट की चीजें ही चल रही है। हरियर के इतना कहते ही अचानक से उस नदी में से एक सुंदर सी रानी बाहर निकलती है और वो कहती है, चिंता मत करो हरियर, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि ये एक हकीकत है जो तुम्हारे सामने है। अरे आप कौन हो और ये सब क्या है? मेरा नाम मेनका है और मैं चॉकलेट की दुनिया की रानी हूँ और ये नदी भी हमारे चॉकलेट की दुनिया का ही एक हिस्सा है। इसलिए जब आज तुम्हारे आंसू इस नदी के अंदर गिरे तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन आप मेरी कैसी मदद कर सकती हो? मुझे तो चॉकलेट से बना हुआ एक लहंगा चाहिए जिसे पहनकर मेरी बेटी शादी कर सके। मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें ये जादुई चॉकलेट से बना हुआ गाउन दे रही हूँ। तुम इसे अपनी बेटी को ले जाकर दे देना। और हाँ, ये एक जादुई चॉकलेट से बना हुआ गाउन है, इसलिए कभी भी खराब नहीं होगा और तुम्हारी बेटी इसे पहनकर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। इतना सुनकर हरियर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जादुई चॉकलेट से बना हुआ गाउन लेकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट से बना हुआ गाउन लेकर आया हूँ। अब तो तुम शादी करोगी ना? इतना सुनकर मीनाक्षी फटाफट से अपने कमरे से बाहर आती है और चॉकलेट से बना हुआ गाउन देखकर कहती है, अरे वाह पिताजी, ये चॉकलेट से बना हुआ गाउन तो लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आखिरकार आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर ही दी। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। लेकिन पिताजी, आपको ये इतना सुंदर गाउन मिला कहाँ से? अपनी बेटी के इतना कहते ही हरियर उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अपनी शादी वाले दिन जब मीनाक्षी वो चॉकलेट का बना हुआ गाउन पहनकर आती है तो हर कोई उसके गाउन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सबकी नजर बस मीनाक्षी के चॉकलेट से बने गाउन पर ही होती है। और इसी तरह मीनाक्षी वो चॉकलेट से बना हुआ गाउन पहनकर ही शादी करती है और उस दिन उसका बचपन से देखा हुआ ख्वाब भी पूरा हो जाता है। और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर हरियर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जादुई लिपस्टिक के पेड़ का जादू। रौनकपुर गांव में अनुराधा का खुशहाल परिवार था। अनुराधा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी कंचन। कंचन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अनुराधा बहुत ही दयालु और नेक दिल महिला थी। एक बार की बात है, दोपहर का समय था और सभी लोग सो रहे थे। तभी अनुराधा के घर का डोरबेल बजा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बहुत ही विचित्र महिला उसके सामने खड़ी है। बहन जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए, घबराइए नहीं, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। अनुराधा उस महिला के पीछे पीछे चल देती है। तभी उसे एक लड़की घायल अवस्था में रोते हुए सड़क के किनारे दिखाई देती है। बेटा, आप यहाँ रो क्यों रही हो और आपको ये चोट कैसे लगी? आंटी, मैं अपने मॉम डैड के साथ अपने होम टाउन घूमने जा रही थी, पर पता नहीं कैसे कार का ब्रेक फेल हो गया और कार खाई में गिर गई। मुझे तो मेरी मॉम ने किसी तरह विंडो से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन उनकी कार इस खाई में गिर गई। मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए आंटी। तभी अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वह समझ जाती है कि वो जो महिला उससे मदद मांगने आई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसी बच्ची की माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान, मैंने सुना था कि माँ अपने बच्चों का मरकर भी साथ देती है और आज खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। भगवान, इस बच्ची के माँ बाप की आत्मा को शांति देना। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। होनी को आज तक कोई नहीं टाल पाया है, शायद ईश्वर की यही मर्जी है। चलो मेरे साथ मेरे घर। और फिर अनुराधा उस लड़की को अपने घर ले आती है।
बेटा क्या नाम है आपका और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम आयशा है और हम सब चेन्नई से इंडिया अपने होम टाउन घूमने आए थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। आंटी, हमारा इस दुनिया में अपने मॉम डैड के अलावा कोई नहीं था और अब वो हमें छोड़कर चले गए। आंटी, ऐसा नहीं कहते बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उनका ऊपर वाला होता है। सब कुछ उन्हीं के मर्जी से होता है। वैसे तुम मुझे मेरी बेटी कंचन की तरह ही लगती हो। तुम अब से यही हमारे साथ रहना और खबरदार, जो खुद को अकेला समझा तो आज से हम सब तुम्हारे अपने हैं। अब रोना बंद करो। आयशा अनुराधा के गले से लग जाती है। तभी कंचन स्कूल से आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और इस तरह मेरी माँ से चिपक कर क्यों बैठी हो? माँ, ये लड़की कौन है काली हफ्सी सी? ये आयशा है बेटी और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। वाह माँ, आपने तो अच्छा खासा इस घर को अनाथ आश्रम बना दिया है। कोई नहीं है तो घर लेकर आ गई। अरे, इस दुनिया में अनाथ आश्रम नाम की भी कोई चीज होती है? मैं कहती हूँ ये कल्लो यहाँ नहीं रहेगी। कंचन, ये क्या तमीज है किसी से बात करने का? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। और ये कल्लो या हफ्सी नहीं है, इसका नाम आयशा है और ये अब से यहीं रहेगी। कान खोलकर सुन लो, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ गई? और आयशा से तमीज से बात करना, वो उम्र में तुमसे बड़ी है। कंचन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा, ये मेरी बेटी कंचन है। लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। अच्छा चलो, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। और फिर आयशा और कंचन एक ही टेबल पर बैठकर लंच करते हैं। कंचन बेटा, आयशा को भी अपने साथ जरा बाहर लेकर जाओ, थोड़ा घूम लेगी। जाओ बेटा। माँ, कल से मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओफो, कब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो ही नहीं रहा। ओह गॉड, क्या करूँ? कंचन, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मुझे बताओ, मैं ट्राई करती हूँ। तुम कभी स्कूल भी गई हो? बाय द वे, ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। ये देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इक्वल टू इतना आ गया, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अरे वाह, मैं अब समझ गई। वैसे मुझे पहले से ही पता था। आयशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन कंचन जब स्कूल जा रही होती है तभी उसकी माँ कहती है, आयशा को भी अपने साथ स्कूल ले जाओ बेटा। व्हाट? ये मेरी स्कूल जाएगी? हाँ बेटा, ये आपके स्कूल में ही पढ़ेगी। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है। स्कूल में आज आयशा का टेस्ट है, अगर टेस्ट में पास हो गई फिर एडमिशन भी हो जाएगा। वैसे पास तो हो ही जाएगी, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो है पढ़ाई में। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ और दोनों बहन साथ ही घर आना। माँ भी ना, पता नहीं किस आफत को मेरे गले में बांध दी है। अब चलिए महारानी स्कूल। स्कूल में सभी बच्चे आयशा को देखकर हंसने लगे, क्योंकि आयशा बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। वह साउथ इंडियन थी, उसका रंग काला और लिप्स मोटे थे। अरे कंचन, आज ये तो किस नमूनी को अपने साथ स्कूल लेकर आई है? एकदम कार्टून लग रही है। अरे, इस कार्टून को तो हमारे टाइम पास के लिए स्कूल लेकर आई है। देखो, मैं कोई कार्टून या टाइम पास के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और आप लोग भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। अरे, तेवर तो देखो इस कल्लो की, अगर सुंदर होती फिर पता नहीं क्या करती। हो, आई बरी, आज ही टेस्ट में पता चल जाएगा। टेस्ट देकर एडमिशन लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ देर बाद टीचर आती है। टीचर आयशा का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट का पेपर देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आयशा बेटा, तुम स्कूल की बहुत ही होनहार लड़की हो। तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। वाह, तुम्हारा एडमिशन हो गया। कल से सारी बुक्स और बाकी की चीजें लेकर स्कूल आ जाना। अगले दिन अनुराधा आयशा को सारे बुक्स और बैग जूते सब लाकर देती है। और फिर आयशा भी कंचन के साथ स्कूल जाने लगती है। आयशा हर सब्जेक्ट में ब्रिलियंट थी, जिस वजह से सारे टीचर आयशा की खूब तारीफ किया करते थे। और वहीं कंचन को नहीं पढ़ने की वजह से डांट सुनने को मिलते रहती थी। एक दिन कंचन स्कूल के पार्क में बैठी थी, तभी वह काजल से कहती है, काजल चलो ना खेलने चलते हैं। नहीं नहीं कंचन, मैं तो आयशा के पास जा रही हूँ।
मैथ का ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, वही पूछने जा रही हूँ। तुम खेलो, मैं जा रही हूँ। रागनी, तू यही मेरे साथ बैठ जा थोड़ी देर। नहीं कंचन, मेरा भी इंग्लिश का काम अधूरा रह गया है। मैं भी आयशा से पूछकर अपना काम पूरा करने जा रही हूँ। तुम्हारी तरह मुझे इस बार फेल नहीं होना है। इस आयशा की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जिसे देखो इसी का गुणगान गाते रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है उस कल्लू माई में। तभी उसे उसके क्लास का सबसे हैंडसम लड़का रोहन दिखाई देता है। हे रोहन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा सुनो, ये नोट्स तुम अपनी बहन आयशा को दे देना और उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। उसने मेरी नोट्स बनवाने में मेरी बहुत हेल्प की है। तुम्हारी बहन सच में यार बहुत अमेजिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं आता हो। इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने पहली बार देखी है। उससे पहले तो मैं ये समझता था कि सारी लड़कियां तुम जैसी बुद्धू होती हैं। ओके बाय। बहुत हो गया, इस आयशा की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले तो इसने मुझसे मेरी माँ छीन ली, अब स्कूल में आकर मेरे सारे दोस्तों को भी अपने साइड कर लिया। कंचन गुस्से से घर चली जाती है और फिर एक दिन कंचन आयशा के पास जाती है और बोलती है, आयशा क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने अकेले बाहर जाने से मना किया है। तुम चलो ना प्लीज, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाऊंगी जहाँ तुम आज तक नहीं गई होगी। चलो ना प्लीज। कंचन, जब तुम्हारा इतना ही मन है तो ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर कंचन आयशा को एक ऊंचे पहाड़ी पर ले जाती है और उसे धोखे से उस पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। तभी आयशा की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। बेटी, तुम ठीक तो हो ना बेटी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? प्लीज माँ, वापस आ जाओ ना, मुझे आपके साथ रहना है माँ, प्लीज माँ। नहीं बेटा, अब मैं वापस नहीं आ सकती। मेरा घर अब आसमानों में तारों के पास है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं और यहाँ तुम्हारे पास तो अनुराधा जैसी एक और माँ है और कंचन जैसी प्यारी बहन है। फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो बेटा? माँ, कंचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि मैं काली और बदसूरत हूँ। वो मुझे अपना नहीं मानती है माँ। उसे मुझे दीदी कहने में भी शर्म आती है। वो हमेशा मुझे कोसती रहती है क्योंकि मैं इतनी बदसूरत होने के बावजूद भी सबके दिलों में अपनी जगह बना ली हूँ। आज इन्हीं सब ईर्ष्या की वजह से उसने मुझे खाई में धक्का दे दिया माँ। आयशा बेटा, कंचन अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा बेटी। रही बात तुम्हारे सबसे अलग होने की, तो तुम मेरे साथ आओ। इतना बोलकर आयशा की माँ की आत्मा उसे एक जादुई पेड़ के पास ले जाती है। बेटी, ये पेड़ देख रही हो? ये एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। इस पेड़ की लिपस्टिक लगाने से तुम भी इंडियन लोगों की तरह ही गोरी और सुंदर हो जाओगी। तुम इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से कोई भी 3 लिपस्टिक तोड़ लो। 3 लिपस्टिक? लेकिन 3 लिपस्टिक क्यों माँ? पहली लिपस्टिक तुम्हारे लिए। इस पहले लिपस्टिक को लगाते ही तुम भी कंचन की तरह गोरी और सुंदर हो जाओगी। और दूसरी लिपस्टिक, ये दूसरी लिपस्टिक तुम्हारी बहन कंचन के लिए। तुम ये दूसरी लिपस्टिक कंचन को दे देना। इस लिपस्टिक को लगाते ही कंचन के मन में जो तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष है वो सब खत्म हो जाएगा और वो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करने लगेगी। और ये तीसरी लिपस्टिक अनुराधा के लिए मेरी तरफ से उपहार में देना। इस लिपस्टिक को लगाकर वो जो भी बोलेगी वो सच हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटी। इतना बोलकर आयशा की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। आयशा खुशी खुशी उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही आयशा बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। आयशा को घर वापस आता देखकर कंचन बहुत डर जाती है और वो अपनी माँ से लिपटकर बोलती है, माँ, भूत भूत माँ। अरे ये क्या नाप सना बक रही हो? ये तुम्हारी दीदी आयशा है, ये कोई भूत नहीं है।
माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आज अनजाने में इसे पारी से धक्का देकर नीचे खाई में गिरा दिया था। ये वहाँ से जिंदा बचकर तो नहीं आ सकती है ना माँ? माँ ये भूत है, प्लीज माँ इसे कहो यहाँ से चली जाए और मुझे छोड़ दे। माँ मुझे बचा लो माँ, वरना ये मुझे मार डालेगी। प्लीज माँ। तूने आयशा को मार डाला? अरे तू मेरी बेटी होकर ऐसा कैसे कर सकती है? तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, निकल जा मेरे घर से। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, गुस्से में आकर मैंने ऐसा कर दिया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी कंचन को माफ कर दीजिए, और मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर आयशा अनुराधा को सारी बातें बताती है और उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में भी बताती है। देख तूने जिस बहन को मरने के लिए पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया था, वो बहन तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। ये ले, ये लिपस्टिक तुम्हारे लिए है, इसने अपने होठों पर लगा ले। और फिर कंचन उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और फिर अपनी बहन आयशा को गले से लगा लेती है। आयशा दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और फिर अनुराधा तीसरी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक हमारी सारी गरीबी को दूर कर दो और हमें खुशहाल कर दो, हमें इतना दे दो जिससे हम खुशी खुशी अपना गुजारा करें और दूसरे गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद कर सके। अनुराधा के इतना कहते ही उसका छोटा सा घर आलीशान घर में बदल जाता है, जिसमें सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।